Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ikram Aziz and I am your biology teacher. Students, as you all know, हम चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल स्टडी कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सेल डिवीजन और सेल साइकिल को स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन में सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और सेल दो तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, माइटोसिस के जरिए से और मियोसिस के जरिए से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेल डिवाइड होने से पहले ठीक है कुछ फेजेस से गुजरता है। ठीक है, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, उन फेजेस को उसको सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो सेल साइकिल है इसकी आगे फर्दर 2 फेजेस हैं। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फेज है वो इंटरफेज है। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी कर ली है। ठीक है, और जो सेल साइकिल की सेकंड फेज है वो है एम फेज। ठीक है, अब एम फेज में स्टूडेंट्स या तो माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, हमने इंटरफेज को स्टडी कर लिया था। ठीक है, इंटरफेज में सेल ने खुद को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, अब सेल जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, अब डिवीजन या तो माइटोसिस के जरिए से होगी या फिर मियोसिस के जरिए से होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस को स्टडी करना है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स, माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस कैसे होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हम ग्रो कैसे करते हैं। जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, तब से लेके अब तक हमारी ग्रोथ हुई है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो हमारी ग्रोथ हुई है ना, ठीक है, वो माइटोसिस के जरिए से हुई है। ठीक है, इसके अलावा हेयर ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो हीलिंग होती है। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ माइटोसिस की वजह से हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, माइटोसिस में जो सेल्स है ना, ठीक है, जब वो डिवाइड होंगे ना तो वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल कॉपी का यही मतलब है कि हेयर की जगह पे हेयर ही ग्रो होंगे। ठीक है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगा तो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा ना। स्किन सेल्स जो है वो स्किन सेल्स की आइडेंटिकल कॉपी बनाएंगे। तो अगर स्किन को इंजरी हो गई है तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई इंजरी हो गई है तो स्किन की जगह पे स्किन ग्रो करेगी। ठीक है, इसके अलावा नेल्स की जगह पे नेल्स ग्रो करेंगे। इसके अलावा जितनी भी ग्रोथ हमारी बॉडी में हो रही है, जिस तरह की हो रही है, उसकी जगह पे सेम ग्रोथ होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जाहिर करता है कि जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड होते हैं अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आगे हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोसिस की वजह से स्किन रिपेयर होती है, ग्रोथ हो रही है, हीलिंग हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है टिश्यूज की। ठीक है, इसके अलावा रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लिजर्ड है। ठीक है, लिजर्ड की जो टेल होती है ना वो खुद को रीजनरेट कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये जो रीजनरेशन है ये सब कुछ भी माइटोसिस की वजह से होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि जितने भी यूकेरियोट्स हैं ना, ठीक है, उनके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सोमैटिक और जर्म सेल्स का भी डिटेल स्टडी करवाया था। किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप मेरा लास्ट लेक्चर जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेरा जो लास्ट लेक्चर है उसको सुने बगैर आपको माइटोसिस की समझ नहीं आनी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको इंटरफेस पढ़ाई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सेल अपनी लाइफ का 90% टाइम इंटरफेस में ही गुजारता है। ठीक है, यानी वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा वो लेक्चर आप लोगों ने जरूर लेना है। मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो यूकेरियोट्स होते हैं ना, उनमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको माइटोसिस की डेफिनेशन बताई थी कि जो एक पेरेंट सेल है ना, ठीक है, एक सेल है, उसमें 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाने हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो जब डिवाइड होते हैं तो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है। ठीक है, और उस पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंट सेल है ना, ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये 2 डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो स्टूडेंट्स, इस डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इस डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको माइटोसिस की डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वेल्दर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने 1880 में माइटोसिस की फेजेस डिस्कवर की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, आपको याद होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह से सेल डिवीजन 2 तरह से होती है, माइटोसिस या मियोसिस के जरिए से। ठीक है, इसके अलावा सेल साइकिल की भी 2 फेजेस हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स, माइटोसिस के भी आगे 2 फेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। अब स्टूडेंट्स, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यानी कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस की डिवीजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मींस साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन को स्टडी करेंगे और कैरियोकाइनेसिस में हमने न्यूक्लियस की डिवीजन स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर, सेल की ऑर्गेनल सब कुछ डिटेल स्टडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी डिवाइड होना है और साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड होना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होगा और उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो भी डिवाइड होगा, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सेल डिवाइड होगा और अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना लेगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को स्टडी कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस हैं, जिनमें फर्स्ट फेज है प्रोफेज,
उसके बाद है मेटाफेज, उसके बाद है एनाफेज और लास्ट फेज है टीलोफेज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे माइटोसिस की ये फेजेस ड्रॉ की हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये इंटरफेज है। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी करवाया, सेल जो है अपना 90% टाइम इंटरफेज में ही खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरफेज में सेल की ग्रोथ हुई। ठीक है, सेल की जो ऑर्गेनल्स थी उनकी भी ग्रोथ हुई। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी होगी, यानी डीएनए ने अपनी कॉपी भी बना ली है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरफेज में प्रोटीन्स भी बन गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरफेज में जो सेंट्रियोल है वो भी डबल हो जाता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब ऑर्गेनल्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं या कुछ हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है वो हम आगे देख लेते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स इंटरफेज में जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा काम इंटरफेज में हो गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट सेल प्रिपेयर है, ठीक है, डिवीजन के लिए है। अब क्या होगा, हम माइटोसिस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ क्योंकि अगर ये चीज आपको क्लियर होगी तो आप इन सारे टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स हम माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस फेज को स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहली फेज है प्रोफेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरफेज के बाद सेल जो है प्रोफेज में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। स्टूडेंट्स इंटरफेज में जो हमारा डीएनए होता है ना, ठीक है, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है जो अनकॉइल्ड होते हैं। ठीक है, और उसको स्टूडेंट्स क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, ये देखेंगे स्टूडेंट्स, यानी डीएनए इस फॉर्म में मौजूद होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे थिन जो क्रोमैटिन था ये थिक हो जाएगा। ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो अनकॉइल्ड फॉर्म थी वो कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये प्रोफेज का सबसे पहले स्टेप है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर इन्वेलप भी तो होता है ना। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ये भी मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी स्टडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, यहाँ पे ये भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है ना वो प्रोफेज में डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी गायब हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटरफेज में सेंट्रियोल बने थे ना, मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल जो है यहाँ पे डबल हो जाएंगे इंटरफेज में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रियोल्स भी ऑपोजिट पोल्स पे जाने शुरू हो जाएंगे, यानी एक सेंट्रियोल इधर आ जाएगा, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। और इन सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। ठीक है, जो डिवीजन में आगे हेल्पफुल होंगे। अब स्टूडेंट्स ये सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस है ग्रीन कलर की, दीज आर दी स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेज कंप्लीट हो गई। ठीक है, मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ कि प्रोफेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिग्रेड हो जाएगा, उसकी ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये 46 हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना सिस्टर क्रोमेटिड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, लेकिन हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमोसोम के अराउंड, ठीक है, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेकिन 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको प्रोफेज क्लियर हो गई। प्रोफेज के बाद आ जाती है मेटाफेज। स्टूडेंट मेटाफेज में ये होगा कि जो क्रोमोसोम थे ना, ये सारे क्रोमोसोम आप ये देखें कि एक लाइन में अरेंज होने लग जाएंगे, यानी एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद है और इस तरह से क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन स्पिंडल फाइबर्स को माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये स्पिंडल फाइबर्स भी 2 तरह के बनाते हैं। एक आप देखेंगे कि ये अटैच है। ठीक है, और दूसरे होंगे ये फ्री हैं। ठीक है, ये अटैच स्पिंडल है, ये है फ्री स्पिंडल। तो स्टूडेंट्स जो अटैच्ड स्पिंडल होते हैं उनको काइनेटोकोर कहते हैं और जो फ्री स्पिंडल होते हैं वो नॉन काइनेटोकोर होते हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको मतलब बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, आप ये देखें, ये इस क्रोमोसोम के सेंट्रियोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोमेयर है ना स्टूडेंट्स, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, उन काइनेटोकोर प्रोटीन्स पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, एक इधर से अटैच हो जाएगा और एक इधर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अटैच हुए हैं काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ वो अटैच्ड स्पिंडल हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो काइनेटोकोर के साथ अटैच है, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच है। ठीक है, और ये जो फ्री स्पिंडल्स हैं ये अटैच नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन काइनेटोकोर कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो गई, इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो गए हैं। ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे जो पूरा स्ट्रक्चर है ना,
प्लेट की फॉर्म में है, ठीक है, जिस तरह से प्लेट होती है। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी मेटाफेज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेटाफेज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है एनाफेज, ठीक है। और स्टूडेंट्स एनाफेज का वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ए फॉर अवे, ठीक है। यानी इस फेज में, एना फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या है, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे दूर होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स ये सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रियोमियर के साथ अटैच थे। अब स्टूडेंट्स ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, साइज में शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे। जब ये शॉर्ट होंगे तो ये इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये वाले स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ खींच लेंगे और ये वाले स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ खींच लेंगे। आपने देखा था ना स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच है, तो क्या होगा कि एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, और एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, लेकिन 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली थी। अब ये चीज आपको यहाँ पे जाके क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 46 क्रोमोसोम सेपरेट हुए, यानी 92 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, तो 46 इधर चले गए और 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर आ गए। तो स्टूडेंट्स हमारी जो डेफिनेशन थी माइटोसिस की वो भी यही थी कि इसमें जो सेल है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में होंगे और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एनाफेज में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, यहाँ पे डिवीजन हो गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होपफुली आपको एनाफेज क्लियर हो गई। एनाफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज है टीलोफेज, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम टीलोफेज में देख लेते हैं क्या होगा। अब फ्रेंड्स एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। 46 इधर चले गए, 46 इधर चले गए। अब क्या होगा कि जो 46 क्रोमोसोम्स थे उनके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में डिग्रेड हुआ था, ब्रेक डाउन हुई थी, वो अगेन यहाँ पे रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो न्यूक्लियस यहाँ पे डिसअपेयर हुआ था ना, वो न्यूक्लियस भी यहाँ पे रीअपेयर हो जाएगा, ठीक है। इधर भी ये सारा प्रोसेस होगा और इधर भी ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर डिवीजन हो गई है, यानी यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम मौजूद है, उसके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है, और उसके गिर्द भी न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है, ठीक है। और स्टूडेंट इसके अलावा टीलोफेज में जो क्रोमोसोम होंगे ना, मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज में क्रोमैटिन थे, प्रोफेज में आके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स टीलोफेज में जो क्रोमोसोम बने थे ना वो अगेन क्रोमैटिन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में ही मौजूद होता है, तो प्रोफेज में जाके क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि टीलोफेज में जो दोनों सेल हैं वो पेरेंट सेल की आइडेंटिकल कॉपी बन गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है, ठीक है, यानी यहाँ तक न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन किए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, और यहाँ पे मैंने एनाफेज लिखा है, यहाँ पे मैंने टीलोफेज लिखा है। जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सब मैंने आपको समझा भी दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइटोसिस एंड नहीं होगी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था माइटोसिस की 2 फेजेस हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अभी हमने कैरियोकाइनेसिस एंड की है। कैरियोकाइनेसिस के आगे 4 फेजेस थी, ठीक है, अभी हमने कैरियोकाइनेसिस एंड की है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, अभी साइटोप्लाज्म की डिवीजन रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और साइटोप्लाज्म की डिवीजन अब हम आगे पढ़ते हैं जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया है साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल में डिफरेंट है और प्लांट सेल में डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, और प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स मैंने साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। ये डायग्राम एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस शो करवा रही है और ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस शो करवा रही है, ठीक है। सबसे पहले हम एनिमल सेल में देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस की जो लास्ट फेज थी वो थी टीलोफेज, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एनिमल सेल में देख लेते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो जो एनिमल सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था कि कुछ फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में ये होगा कि वो जो माइक्रो फिलामेंट्स है ना वो सेल मेम्ब्रेन में इक्वेटर पे, ठीक है, वो माइक्रो फिलामेंट्स रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह से स्टूडेंट्स एक बलून होता है ना, ठीक है, आपने बलून में हवा भरी है, ठीक है, स्टूडेंट्स आप एक धागा लें, ठीक है, उस धागे से उस बलून को रैप करना शुरू कर दें, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं ना एनिमल सेल में, वो उसके सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इक्वेटर पोजीशन पे रैप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये रिंग ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स है, जब वो रैप होते हैं तो क्या होता है कि उस सेल के सेंटर में दरार आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स उस दरार को क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता है कि वो जो रिंग फिलामेंट्स है ना वो टाइटली रैप होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो 2 सेल्स में डिवाइड
डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो दोनों डॉटर सेल्स होंगे वो आइडेंटिकल सेल्स होंगे पेरेंट सेल के, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा जितना पेरेंट सेल में मौजूद था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल मौजूद होती है जिसे गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में डिटेल स्टडी करवाया था। अब जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो कुछ वेजिकल्स बनाती हैं, ठीक है। वो वेजिकल्स प्लांट सेल में सेंटर में आके फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वेजिकल्स होते हैं ना, इनके अंदर ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो सेल वॉल को डेवलप करती हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वेजिकल्स हैं ये यहाँ पे आके अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये जो वेजिकल्स हैं ये यहाँ फ्यूज होकर ना एक सेल प्लेट बना देते हैं, ठीक है। इस सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन फ्रेगमोप्लास्ट। तो आपने बताना है कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटस जो है वो वेजिकल्स बनाते हैं और वो फ्यूज होकर एक सेल प्लेट बना देते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ना। अब स्टूडेंट जो फ्रेगमोप्लास्ट होगी ना, यानी जो सेल प्लेट होगी, ठीक है, ये आगे 2 डॉटर सेल बना देगी और वो जो 2 डॉटर सेल होंगे वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल सेल होंगे, ठीक। तो स्टूडेंट इस तरह से प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है सेम वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स साइटोकाइनेसिस के साथ हमारा माइटोसिस का टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में माइटोसिस को स्टडी किया, उसकी दोनों फेजेस को स्टडी किया। पहले हमने कैरियोकाइनेसिस को स्टडी किया, उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस को स्टडी किया। कैरियोकाइनेसिस की भी 4 फेजेस थी जो मैंने आपको डिटेल बता दी है, और उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस को स्टडी किया है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी पेपर में आ जाते हैं। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह अटेम्प्ट करना है जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया, और आपने इसकी डायग्राम भी जरूर बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको इसी तरह से पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स माइटोसिस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस स्टडी करेंगे और हम मियोसिस स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।